हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं सुरेंद्र कुमार, डीएवी कॉलेज कानपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर। बट आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस कर लिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होगी वो प्योरली कोवेलेंट होगी, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, ऐसा कहना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है वह आयनिक है। इसमें जो आपका CMI यानी सेंट्रल मेटल आयन है वह पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और जो आपका लिगेंड है वह नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और उनमें जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो आयनिक इंटरेक्शन होगा। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरी को प्रपोज किया H. बेथ और V. ब्लैक ने। ये दो लोग हैं जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया। क्या है इस थ्योरी में? बॉन्डिंग बिटवीन CMI एंड लिगेंड इज प्योरली आयनिक। क्या बेटा? प्योरली आयनिक है। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहना ये है कि जो बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में वो क्या है, वो है प्योरली कोवेलेंट, और ये कहती है प्योरली आयनिक है। अगला पॉइंट क्या बेटा? CMI मतलब सेंट्रल CMI क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन। CMI क्या है? सेंट्रल मेटल आयन इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और आपका जो लिगेंड है उसको ट्रीट करते हैं एज अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। लिगेंड में बेटा आपको पता है कुछ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है, कुछ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, और कुछ न्यूट्रल लिगेंड है। लेकिन सब में कॉमन क्या है कि लिगेंड वही होगा जिसके पास कम से कम एक एटम के पास लोन पेयर हो, जो वह डोनेट करे किसको, CMI को डोनेट करे, वही आपका लिगेंड होगा। तो उसको ट्रीट करते हैं एज अ नेगेटिवली पॉइंट चार्ज। ओके, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ CMI एंड दोज ऑफ लिगेंड रिपेल ईच अदर एंड देयर रिपल्सन फोर्स आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग स्प्लिटिंग इन d ऑर्बिटल ऑफ CMI। बेटा होता क्या है? लिगेंड पहले अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ? न्यूक्लियस। किसके न्यूक्लियस तरफ? CMI के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब वो करीब आएगा तो क्या होगा? सेंट्रल मेटल आयन का जो d ऑर्बिटल है, क्योंकि वैलेंस शेल में वही आपका रहेगा, यदि आपका आयन फॉर्म में रहेगा, तो आपका d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। किससे रिपेल होते हैं? लिगेंड्स का जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है वह उन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। आपको पता है d ऑर्बिटल जो होते हैं किसी CMI का होगा तो d जनरेट होता है। 5 d ऑर्बिटल है, dxy, dyz, dxz, dx2 -y2 और dz2। इन पांचों की एनर्जी सेम होती है कब? एटॉमिक फॉर्म में। लेकिन जब वो लिगेंड उधर अप्रोच करता है तो लिगेंड अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। आपका ऑक्टाहेड्रल अप्रोच करेगा तो अलग तरह से, टेट्राहेड्रल अप्रोच करेगा तो अलग तरह से, मतलब टाइप ऑफ ज्योमेट्री डिपेंड करेगा कि अप्रोच कैसा करता है। लेकिन जब अप्रोच करेगा तो होगा क्या? जब वो अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से जो डीजेनरेट ऑर्बिटल था आपका d ऑर्बिटल जो CMI में, वह क्या हो जाएगा? वो स्प्लिट हो जाएगा। उसको बोलते हैं क्या? स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। किस में किस तरह स्प्लिट होगा यह डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ लिगेंड पर, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स पर। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लिगेंड पर, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स पर, और नंबर ऑफ लिगेंड्स पर भी। ओके, ये बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ CMI एंड दोज ऑफ लिगेंड रिपेल ईच अदर। क्या कर रहे हैं? रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर, एंड दीज रिपल्सिव फोर्स आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ CMI। d ऑर्बिटल का डिजेनरेट d ऑर्बिटल का CMI का वो क्या हो गया बेटा? स्प्लिट होगा ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड्स। आगे देखते हैं बेटा, नेचर ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ स्प्लिटिंग। किस पर डिपेंड करेगी बेटा? नेचर ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड के नंबर पर डिपेंड करेगी। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगी कि आपका उसका ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, जो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग होगी। आगे क्या होता है? और नेचर ऑफ लिगेंड पर भी डिपेंड करेगी, यानी लिगेंड के नंबर पर डिपेंड करेगी स्प्लिटिंग, लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करेगी, और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स पर डिपेंड करेगी स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट d ऑर्बिटल ऑफ CMI। आगे बात करते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैन बी एक्सप्लेन। कुछ प्रॉपर्टीज जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करते, उसमें सबसे पहले क्या है? कलर और मैग्नेटिक बिहेवियर तो एक्सप्लेन करती है नंबर वन पैटर्न, लेकिन कलर एक्सप्लेनेशन आपका नहीं होता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तो वो यहाँ CFT से एक्सप्लेन होगा। क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगी और कलर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगी। साथ ही आपका बताएगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें साफ साफ दिखाई देगा कि आपका कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है, कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है, और रोटेशन में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। ओके बेटा, आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री एंड नंबर ऑफ लिगेंड d स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में भी फॉलोइंग टाइप, यानी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और लिगेंड के नंबर के हिसाब से 3 तरह की स्प्लिटिंग हमें समझनी है। उसमें 2 ज्यादा डिटेल में पढ़नी है और एक आपको सिर्फ स्प्लिटिंग समझनी है। कौन कौन सी बेटा? d स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो dd स्प्लिटिंग होती है वो हमें डिटेल में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है?
डीडी स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये दोनों हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। अगला आपका डीडी स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये तीन आपके सिलेबस में, ये तीनों हमें डिस्कस करना है। आगे बात करते हैं, उससे पहले स्प्लिटिंग हम सीखें उससे पहले हम थोड़ा समझे कि जो डी ऑर्बिटल हमारा था उसमें क्या शेप है उसका, उसमें मतलब क्या है कि डी ऑर्बिटल्स 5 तरह के होते हैं, dxy, dy, dxz, dx2, y2 और dz2। इन पांचों ऑर्बिटल्स का हम शेप पहले समझे, क्योंकि शेप समझेंगे तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि स्प्लिटिंग जो हो रही है वो क्यों हो रही है, क्यों आपका किसी उसका T2G की एनर्जी ज्यादा है, किसी में EG की एनर्जी ज्यादा है, ये सब की बातें हम लोग कर रहे हैं। उससे पहले समझें कि डी ऑर्बिटल्स का शेप क्या है। तो देखिए हमने बनाया ये आपका है dxy, कौन सा बेटा dxy, xy आपका प्लेन है, उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं ये जो बना रखा हमने, क्योंकि आपको पता है डी ऑर्बिटल्स कैसे होता है, डबल डंबल शेप होता है। डी ऑर्बिटल कैसे होता है, डबल डंबल शेप, एस आपका स्फेरिकल, पी डंबल शेप और डी डबल डंबल शेप होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो एक्सिस है उसके बीच में लोब्स पाए गए हैं, ध्यान से देखिए एक्सिस के बीच में लोब्स है, आपको पता है इन लोब्स को ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसी में पाए जाने इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है एक्सिस के बीच में, ये क्या है आपका, ये आपका DYZ है और ये आपका DXZ है। तो ये तीन तरह के ऑर्बिटल्स में लगभग सेम सिस्टम है कि इसमें एक्सिस के बीच में लोब्स हैं, किसमें DXY, DYZ और DXZ में क्या है कि जो लोब है वो एक्सिस के बीच में है, ओके। और बाकी जो दो पेयर है DX का, y और DZ का, इसमें क्या बड़ा, इसमें जो लोब है वो एक्सिस पर है। इसमें देखिए x और y एक्सिस पर लोब है और इसमें z एक्सिस पर लोब है। यानी यदि हम ब्रॉडली करें तो डी ऑर्बिटल दो तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं, एक वो तीन का वो पेयर जिसमें लोब्स हैं आपके एक्सिस के बीच में, और दो वो जिनमें आपका कहाँ है, एक्सिस पर लोब्स है। तो इसको DXY, DYZ, DXZ क्या है आपका, जिनमें एक्सिस के बीच में लोब्स हैं, जहां वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, और DXY और DZ में एक्सिस पर लोब्स हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी, तो आगे जो चीज हम पढ़ाएंगे आपको, जो सिखाएंगे या जो समझना चाहते हैं आप इजीली समझ सकते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। हमने पहला स्टार्ट किया, फर्स्ट आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हम पहला डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड अकॉर्डिंग टू CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT में हम यूज करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड when ligand approaches CMI, जब ligand क्या होगा, अप्रोच करेगा सेंटर में आने की तरफ, तो क्या होगा, dx square minus y square and dz square orbitals of CMI feels more repulsion। भाई ligand से अप्रोच करेगा तो पहले अप्रोच करेगा सिलेंड्रिकली तो एनर्जी बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी। लेकिन जब और करीब आएगा तो जो अप्रोच कर रहा है वो कर रहा है कैसे, ऑक्टाहेड्रली अप्रोच कर रहा है। जो ऑक्टाहेड्रली अप्रोच कर रहा है तो वो क्या रहा है, जो आपको ऑर्बिटल dx square minus y square और dz square है, क्योंकि यह कहाँ है, ये होता है एक्सिस पर। भाई तीन आपके क्या है जिनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एक्सिस के बीच में है, और इन दोनों में क्या एक्सिस पर है। तो जब एक्सिस पर ही है तो जो ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करेगा तो आपका dx square minus y square और dz square मोर रिपल्सन फेस करेगा। जब मोर रिपल्सन फेस करेगा इसमें उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो एनर्जी इंक्रीज होगी तो ऐसी बात, तो जो मोर रिपल्सन फील मोर रिपल्सन एंड हेंस इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। तो बड़ा पता है आपका डीजेनरेट था, उसमें से एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो बड़ा एक एनर्जी बढ़ रही है, एक मतलब कि दो जो आपका ऑर्डर वो एक पेयर बना के, तो एक एनर्जी बढ़ेगी तो बाकी जो बचे तीन आपके DXY, DY और DXZ की एनर्जी घटेगी। तो जो आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल था CMI वो क्या हो गया, वो स्प्लिट हो गया दो पार्ट में। जो लोअर एनर्जी पार्ट है उसको बोलते हैं T2G और जो हाई एनर्जी पार्ट है उसको बोलते हैं EG। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिगर बनाना सीखेंगे। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए बेटा। कॉपी हो गया बेटा, तो इधर बना देंगे। अब हम देखते हैं अप्रोच कैसे करता है। तो देखिए ये आपका हम एक्सेस बना रहे हैं और ध्यान समझिए।
ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ओके, और इस पर जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो कैसे करेगा? ऑक्टाहेड्रल अप्रोच करेगा। 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इधर से इधर से इधर से भाई 6 लिगेंड है, तो 2 ये 2 4 और ये लिगेंड है। और अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा लिगेंड आपका अप्रोच कहाँ कर रहा है? लिगेंड आपका अप्रोच एक्सिस पर कर रहा है, और जब लिगेंड अप्रोच एक्सिस पर करेगा तो जो ऑर्बिटल्स आपके एक्सिस पर हैं वह रिपल्सन ज्यादा फेस करेंगे। कौन कौन से? dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर में क्या है? लोब्स आपके एक्सिस पर है, तो यह रिपल्सन ज्यादा फेस करेंगे। इससे आपको क्लियर हो गया। x पर जो है क्या है? x और y पर कौन सा बटा? dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये बटा 2D में बना है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है आपस में 90 डिग्री पर। कैसे बटा? आपस में 90 डिग्री पर है। dx मतलब x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस का है, आपस में 90 डिग्री पर है। 2D में बना है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज क्या है? तीनों आपस में 90 डिग्री कोण है। ठीक है, तो बेटा क्या है, जब ये आपका एक्सिस पर अप्रोच कर रहा है तो जो आपका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है और dz स्क्वायर जिसमें लोब्स एक्सिस पर हैं, वो लोब में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिपल्सन ज्यादा फेस करेंगे। जब रिपल्सन ज्यादा फेस करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जो आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल था, देखिए बात करें, हाँ फिगर बना सकते हैं बेटा, जो आपका ये था बेटा, पहले आपका लिगेंड जब स्टार्ट हुआ तो एनर्जी इंक्रीज हुई। जब क्या हुआ? जब सिलेंड्रिकली आ रहा है, सिमेट्रिकली आ रहा है, और उसके बाद वह 2 पार्ट में टूट गया। 2 पार्ट में क्या? एक में आपका 2 ऑर्बिटल है। कौन कौन सा ऑर्बिटल इसमें है बेटा? इसमें है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। बाकी 3 का एक पेयर बना। इसमें कौन है? dxy है, dyz है और dxz है। ओके, ये बीच में पोर्शन है, ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? बैरी सेंटर। जो लोअर एनर्जी वाला है इसको बोलते हैं T2G, और जो हाई एनर्जी वाला है उसको बोलते हैं EG। क्या बोलते हैं? नीचे वाले बोलते हैं T2G, हाई एनर्जी वाले बोलते हैं EG। और यहां से जो इसका टोटल जो एनर्जी होगी बेटा, यहां से लेके यहां तक, वो होता है डेल्टा O। और डेल्टा O क्या होता है? डेल्टा O होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ध्यान रखिए बेटा, डेल्टा O मतलब C फॉर क्रिस्टल, F फॉर फील्ड, S फॉर स्प्लिटिंग, E फॉर एनर्जी। CFSE का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और O लग रखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, इसके बाद बेटा क्या है? यहाँ पर जो आपका है बेरी सेंटर से इधर का जो है वो आपका है -0.4 डेल्टा O, और इसके ऊपर वाला जो है वो आपका है +0.6 डेल्टा O, या इसको बोलें ये होता है +3/5 डेल्टा O, या इसको बोलते हैं -2/5 डेल्टा O। बेटा जो आपका डेल्टा O है वो इक्वल टू होता है 10 d3। ये आपको स्प्लिटिंग याद चाहिए। ये क्या था बेटा आपका? ये आपका डीजनरेट d ऑर्बिटल ऑफ CMI। ये क्या बेटा? when ligands approach cylindrically। और यहाँ क्या बेटा? ये है, ये आपका है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके बेटा, आप देखिए वो क्या कर रहा है? यहां से यहां एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी इंक्रीजेस। एनर्जी क्या हो रहा है बेटा? एनर्जी इंक्रीज। समझिए, ये आपका बेटा क्या था? डीजेनरेट ऑर्बिटल था, 5 ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम था।
ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ओके, जब लिगेंड अप्रोच किया तो एनर्जी इंक्रीज हुई। जब बेटा वो और करीब आया तो क्या रिपल्सन बढ़ने लगा, तो दो पार्ट में टूट गया। जो आपका लोब पर, जो मतलब कि एक्सिस पर जो आपके लोब्स थे जिन ऑर्डर्स में, कौन कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उनकी एनर्जी इंक्रीज हुई, उनको बोलते हैं ईजी। और सीधी बात है कि इंक्रीज और डिक्रीज होगी, उसमें कौन ऑर्डर है, उसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये तीनों एक तरह के हैं। साफ साफ दिख रहा है बेटा, इन तीनों में लोब्स कहाँ है, एक्सिस के बीच में है, इसीलिए रिपल्सन इनको कम फेस हुआ। और जो एक्सिस पर दोनों में थे वो रिपल्सन ज्यादा फेस किया, क्योंकि आपका लिगेंड अप्रोच कहाँ कर रहा है, लिगेंड अप्रोच आपका एक्सिस पर कर रहा है। तो एक्सिस वाले जो डी ऑर्बिटल्स के होंगे वो रिपल्सन ज्यादा फेस करेंगे, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो आपका बीच का, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। बैरी सेंटर से नीचे आपका, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इतना स्टेबलाइज हो रहा है, एनर्जी घटना मतलब स्टेबलाइज होना। तो ये क्या हो रहा है, -2/5 डेल्टा ओ, मतलब डेल्टा का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग एनर्जी। ये जीरो मत पढ़िए बेटा, इसको ओ पढ़िएगा। तो ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको करेंगे आप तो ये क्या आएगा, ये -0.4 डेल्टा ओ आएगा। ऊपर देखिए ये प्लस में है क्योंकि एनर्जी बड़ी है, तो ये क्या हो रहा है, +3/5 डेल्टा ओ या +0.6 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्या होता है, ये होता है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये 10 DQ के बराबर है, 10 DQ के बराबर होता है। इसी तरह इसको हम ये -4 DQ भी कह सकते हैं। क्या होता है, -4 DQ, और ये 6 DQ भी लिख सकते हैं। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, स्प्लिटिंग आपको बहुत ही ध्यान रखनी है कि स्प्लिटिंग याद होगी, समझ में आएगी, तभी आप कोई भी क्रिस्टल फील्ड का क्वेश्चन कर पाएंगे। वरना क्वेश्चन बड़ा उसमें बहुत टफ नहीं आता है, बस थोड़ा ट्रिकी आता है। तो स्प्लिटिंग आपको याद है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको मैंने समझा दिया, आप उसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। इधर वाला कॉपी हो गया बेटा, अच्छे से कॉपी करिए, समझिए। यदि आपको एक बार पढ़ने में स्किप हो जाए तो वीडियो दोबारा पीछे बैक करके फिर से सुनिए। ओके, कॉपी करिए बेटा। चलो कॉपी हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा समझिए इसमें जो ऐसी चीजें बेटा। देखिए जो आपका ये वैल्यू है ये रहेगा डेल्टा ओ ही, इसको कहेंगे डेल्टा ओ ही, लेकिन ये डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करता है किस पर, लिगेंड के स्ट्रेंथ पर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा ओ का मान ज्यादा होगा। जैसे जैसे जो आपका लिगेंड्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, डेल्टा ओ का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जो आपको हमने लिगेंड्स की स्ट्रेंथ ऑर्डर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा है, उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा और किसके लिए होगा CO के लिए, क्योंकि कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद उससे कम स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर लिगेंड को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। और ऑक्सीजन डोनर और हाइड्रोजन डोनर लिगेंड को क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। वो आपको जो अपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरम बताया है वो ऑर्डर आपको याद रखना ही होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए। तो क्योंकि जैसे हर लिगेंड्स के लिए, हर मेटल के लिए अलग अलग होगा डेल्टा ओ का मान। यह क्या बेटा, यह प्रोपोर्शन में दे रखा है कि नीचे वाला आपका 0.4 डेल्टा होगा, मतलब -0.4 डेल्टा होगा, और ऊपर वाला आपका 0.6 डेल्टा होगा। वो प्रोपोर्शन में है कि डेल्टा ओ में कितना फ्रैक्शन इसका है, कितना फ्रैक्शन उसका है। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं बेटा। दो कंडीशन है इसमें, सीधी बात ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो दो कंडीशन हो सकती है। पहला है कि लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड हो, और दूसरा आपका लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। तो दोनों में आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो वो बताएगा नहीं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है। आपको लिगेंड देखकर पहचानना होगा कि यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, और उसके हिसाब से क्वेश्चन को करना होगा। आइए देखते हैं पहला केस। when ligands are strong field ligands, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पहला हमारा एक केस हम ले रहे हैं, इसमें क्या बात कर रहे हैं, जब लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तब क्या होगा। तब ध्यान रखिए बेटा, आपको आगे टर्म बताएंगे, तब आपके डेल्टा ओ का मान P से ज्यादा होगा। P क्या है, P होता है पेयरिंग एनर्जी। P क्या होता है बेटा, P होता है पेयरिंग एनर्जी। P क्या होता है आपका, पेयरिंग एनर्जी। ये क्या है, ये है आपका एनर्जी required to paired electron in
सेम और भी सेम डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट। ओके, ये बेटा आपका पेयर एनर्जी, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लिगेंड जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आपका क्रिस्टल फील्ड की एनर्जी डेल्टा ओ का मान ज्यादा होगा। तो जब डेल्टा ओ का मान ज्यादा किससे होता है, जब भी आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब डेल्टा ओ का मान पी से ज्यादा है। पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी है जो आपको सेम ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए चाहिए। और पेयरिंग तभी होगी सेम ऑर्बिटल में जब आपका डेल्टा ओ का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हो डेल्टा ओ का वैल्यू पी ज्यादा होगा तभी अगेंस्ट वुंड्स प्रेशर होगी, तभी क्या होगा, हैंस। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस पेयरिंग, हैंस पेयरिंग अकर्स। ये ध्यान रखना है। ओके, देखिए अब थोड़ा और समझिए बेटा, ये जो तीन ऑर्बिटल है T2G में, ये तीनों क्या है, ये आपस में क्या है, डीजेनरेट हैं। ये आपस में क्या है, डीजेनरेट है। और ये जो आपका EG में है, ये दोनों आपस में डीजेनरेट है। यानी इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे तो पहले सिंगली भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। यहाँ पर भी पहले सिंगली भरे जाएंगे फिर पेयरिंग होगी। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला इधर लिखते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CMI। इधर आपका है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और यहाँ आपका है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, हम लोग ये करके सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए बेटा, जब आपका D1 है तो सीधी बात है, हमने डायरेक्ट स्प्लिटिंग दिखा रहे हैं। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है क्या है बेटा आपका, ये आपका है T2G, ये आपका है G। ओके, D1 है तो लोअर एनर्जी पहले आएगा, तो आपको बताइए पहले लोअर एनर्जी भरेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे T2G1 EG0। कैसे लिखेंगे, T2G1 EG0। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या आंसर होगा, एक आंसर। क्या होगा, एक आंसर होगा। अब आपसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछे CFSE, तो इसका मान क्या होगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन भरा है वो किसमें है, यहाँ मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूँ। ये क्या है, ये आपका है -0.4 डेल्टा हो, और ऊपर वाला क्या है बेटा, +0.6 डेल्टा हो। तो जब आपका T2G में भरा है तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है वो उस पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 का। तो CFSE वैल्यू क्या होगी, होगी है -0.4 डेल्टा। ऐसे करेंगे बेटा हम लोग। ओके, तो D1 है आपका इलेक्ट्रॉन, आपका किसमें गया है, T2G में गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, T2G1 EG0। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 1 है। इसे कॉपी करिए, ये हमने कॉपी कर लिया। इसको अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया तो ऑक्टाहेड्रल में आपको सबसे समझ में आ गई। दूसरा आपको ध्यान ही रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, डेल्टा ओ का मान पी से ज्यादा होगा, मतलब पेयरिंग होगी। ठीक है, इधर कॉपी कर लिया। अब बेटा हम बार बार स्प्लिट नहीं करेंगे, सीधा आपको हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ताकि आप समझ सकें। ठीक, अब बेटा इधर देखिए वही चीज हम लिखेंगे। जो आपका होगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CMI और इधर CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और यहाँ बेटा क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D1 हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं D2 की। जब D2 होगा तो देखिए बेटा, जब D2 होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ दूसरा यहाँ, तो क्या होगा देखिए, तो आपका होगा T2G2 और EG0। हम बार बार नहीं लिख रहे इसको, स्प्लिटिंग बार बार नहीं दिखा रहे, और समझ गए भाई, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया क्योंकि तीनों डीजेनरेट है, पहला यहाँ तो दूसरा इसमें आएगा ना। ठीक, अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो भाई ये भी अनपेयर्ड और इसके बगल वाला भी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। ओके, और
CFSE का मान कितना होगा बेटा, तो 2 इंटू माइनस 0.4 मतलब माइनस 0. उस तरह कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ओ, मतलब आपका हो गया माइनस 0.8 डेल्टा ओ. कोई दिक्कत आपको समझने में लगता है? अब आपको समझ में आने लगी बेटा. यदि आपका D3 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तीनों अनपेयर्ड होंगे. तो आपका होगा ये T2G3 और EG0. ओके बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3. CFSE का मान कितना हो गया बेटा, अब तीनों में एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा वो क्या होगा बेटा, 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा हो, ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1.2 डेल्टा हो. कोई दिक्कत आपको समझने में? यहां तक तो चीजें बेटा ठीक है, लेकिन अब यदि अगला इलेक्ट्रॉन यानी D4 होगा, तो अब मुद्दा यह है कि जब D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा. तो यहां पर साफ साफ आपको बताया गया कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसी में पेयर्ड होगा. यदि वीक फील्ड होता तो यहां जाता, क्योंकि वहां पर आपको सिखाएंगे कि डेल्टा ओ का मान P से कम है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा ओ का मान P से ज्यादा है, तो पेयरिंग हो जाएगी. इसका मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं इसीलिए एक और, ताकि आप समझ सकें. ये बेटा क्या था, ये था आपका T2G, ये आपका था EG. पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और इसी में जाएगा चौथा. ओके, अनपेयर्ड कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए अब 2, क्योंकि ये पेयर्ड हो गया. इसका क्या लिखाएगा, इसका लिखाएगा T2G4 EG0. क्या लिखाएगा, T2G4 EG0. और इसका CFSE का मान क्या होगा, CFSE का मान क्या होगा बेटा, होगा 4 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा हो, तो कितना हो जाएगा माइनस 1.6 डेल्टा. इसे कॉपी कर लिए बेटा, फिर आगे हम करते हैं. कॉपी कर लीजिए. इधर बेटा कॉपी हो गया है, तो D4 तक आपने देख लिया, कॉपी कर लिया इसको. अब हम बात करें D4 तक हो गया, तो D5 का तब समझ गया कहाँ जाएगा. अब यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद ही आगे जाएगा. तो इसके मतलब हम बात करें D4 का हो गया, तो जो आपका D5 होगा तो क्या होगा आपका, तब आपका होगा T2G. ये बेटा यहाँ पर एक मिसिंग हो गया आपका, प्लस P होगा, प्लस P क्यों बेटा, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन एक पेयर्ड हुआ, यदि आपका वीक फील्ड होता इलेक्ट्रॉन यहां पर होता. ये P यह दर्शाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से कितना इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ. समझना है? फिर समझिए, यदि बेटा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड ना होता तो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, पेयर हो गया, यहाँ पर जाता है. क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया. तो यह P इंटीमेट करता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से पेयरिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया. आगे देखते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पे होगा आपका क्या बेटा, T2G5 EG0. और नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने होंगे, देखिए बेटा ये 4 का है, यहाँ 5वां आ जाएगा, तो एक अनपेयर्ड होगा. कितना होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1. और इसका CFSE क्या होगा, CFSE होगा, CFSE आपका क्या होगा बेटा, CFSE होगा 5 इंटू 0.4 डेल्टा O प्लस 2P. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस 2.0 डेल्टा O प्लस 2P. ये बहुत ध्यान से रखिएगा, ये 2P कहाँ से आया बेटा, 2P यहाँ से आया कि यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना होता तो कहाँ आता है, इस तरह आता 2P. अगला देखिए D6. D6 में क्या होगा, D6 का आपको बना दे रहे हैं, फिर एक बना दे रहे हैं जस्ट समझने के लिए. ये आपका क्या था बेटा, ये था T2G, ये था आपका EG. तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. ये क्या होगा, ये होगा आपका T2G6
6 और Eg0। अनपेड कितने होंगे 0, क्योंकि बेटा देखिए सारा पेड हो गया, अनपेड कितना हो गया 0। इसके CFSE का मान क्या होगा, CFSE ये क्या होगा बेटा, ये होगा -2.4 डेल्टा O प्लस। अब देखिए थोड़ा ध्यान समझिए, और ध्यान समझिए, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। होता क्या बेटा, देखिए आप लड़के सोचते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन पेड है उतना पी लिख दो, नहीं बेटा भाई, यदि उससे आपको लिखना है कि यदि वीक फील्ड होगा तो क्या फर्क पड़ता है भाई। यदि देखिए अब मान लीजिए वीक फील्ड होगा, हम सिंपली आपको समझने के लिए समझा रहे हैं सिर्फ। यदि वीक फील्ड होता, ये कब के लिए, WFL के लिए हम समझा रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको आपको सिर्फ समझना है, करना नहीं है। तो क्या होता है बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, भाई यही तो होता है वीक फील्ड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से क्या किया इसने, जो 2 इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड में अनपेयर्ड होते हैं उसने पेयर्ड कर दिया, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी 2p। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वीक फील्ड होता तो ऐसा होता भाई, वीक फील्ड में तो एक पेयर था ही था, स्ट्रॉन्ग फील्ड ने क्या किया, ये जो 2 अनपेयर्ड थे उनको पेयर कर दिया, इसीलिए 2p लिखा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके बेटा, अगला आपका है D7, मैं ये लिख रहा हूं D7, इसको मैंने मिटा लेनी है फॉर समझने के लिए, क्या है रफ है हमारा, ये ध्यान रखिए सिर्फ समझने के लिए। D7 में क्या होगा, D7 में देखिए अब ये भर गया, अब अगला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो ये होगा आपका T2G6 Eg1, T2G6 Eg1, और अनपेड कितना हो गया, अनपेड हो गया आपका 1, और CFSE वैल्यू कितनी हो गई, CFSE वैल्यू हो गई, देखिए CFSE वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ये हो गई -1.8 डेल्टा O। कैसे आया बेटा, कैसे आया ये समझिए भाई, 6 into -0.4 डेल्टा O प्लस 1 into प्लस 0.6, तो जब 6 into -0.4 होगा तो -2.4 होगा, और प्लस 0.6 तो बड़ा घट जाएगा, वैल्यू निगेटिव हो जाएगी लेकिन 0.6 कम हो जाएगा, तो ये आएगा। अब P कितना होगा बेटा, देखिए यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा भाई, यदि इसमें अगला आएगा तो इसी में तो आएगा, तो 1p, तो सिंगल p भाई। यदि सफल इलेक्ट्रॉन होता तो यहां पर होता, तो अपने आप एक ही, आपका एक ही तो फर्क पड़ा, ठीक। उतार लीजिए, कॉपी कर लिए बेटा, इधर का कॉपी हो गया बेटा आपका। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। D7 तक हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, अब D8, D9 और D10 हम कर देंगे। आपको पता एक बार समझ में आ जाएगा तो वहां आप अपने से कर सकते हैं। स्प्लिटिंग का आपको आइडिया होना चाहिए, और थोड़ा एक आध दो बार रिविजन करते रहेंगे समय समय पर, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इजीली कर सकते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपका D8 है, तो क्या होगा, तब होगा आपका T2G6 Eg2, T2G6 Eg2। अनपेड कितना होगा बेटा, अनपेड होगा इसमें 2, और CFSE का मान क्या होगा, CFSE का मान बेटा होगा आपका -1.2 डेल्टा O। अब यहाँ पर P नहीं होगा, तो देखिए बेटा यदि आप वीक फील्ड लिगेंड रखें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऐसे होगी, 6 नीचे बढ़ गया 2 ऊपर, और यहाँ भी क्या है 6 नीचे 2 ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, अब कॉन्फिगरेशन सेम होगा, बस स्प्लिटिंग एनर्जी का मान अलग अलग होगा। डेल्टा O का मान स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ज्यादा और वीक फील्ड के लिए कम, लेकिन अब P टर्म नहीं आएगा, अनपेयर्ड 2। अगला आपका D9, इसका क्या होगा बेटा, इसका होगा T2G6 Eg3, और अनपेयर्ड 1, CFSE का मान -0.6 डेल्टा O। ओके बेटा, और अगला आपका नेक्स्ट आपका हो गया D10, तो क्या होगा आपका T2G6 Eg4, तो CFSE का मान कितना होगा भाई, तब CFSE मान क्या होगा 0, क्या होगा बेटा 0, ZeRO 0, और अनपेयर्ड में क्या होंगे 0, ZeRO। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर कोई बात समझ में आ गया फिर आपको कोई समस्या नहीं, क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत आसान है, पैरेलल थ्योरी से बहुत इजियर है, और आप आसानी से कर सकते हैं। कॉपी कर लिया बेटा। फिर हम लोग ये डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, फिर हम डिस्कस करेंगे वीक फील्ड लिगेंड के लिए। कॉपी कर लीजिए।
कॉपी कर लिएगा। अब हम बात करते हैं, हमारा एक क्या था, जब लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, और बी हम डिस्कस करेंगे जब लिगेंड हमारा क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड यानी WFL हो, वीक फील्ड लिगेंड, तब क्या कंडीशन होगी उसकी बात हम करते हैं। वीक फील्ड लिगेंड में क्या स्थिति होगी हम उसकी बात करते हैं। देखिए ये हमारा बी है, जो when ligands are weak field ligand, weak field ligands, जब लिगेंड्स क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड्स हो तो क्या होगा, और आपको पता है वीक फील्ड लिगेंड्स देन डेल्टा O is very less, hence डेल्टा O का मान कम होता है, काफी कम होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्रिंग एनर्जी का मान काफी कम होता है, तो क्या होगा डेल्टा O जो होगा वह क्या होगा P से छोटा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा O का मान P से ज्यादा होता है पेरिंग से, वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा O का मान P से कम होता है। यही सब क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो आपको ध्यान रखने हैं। जैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेरिंग एनर्जी से ज्यादा मान होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा P का मान डेल्टा O से ज्यादा होगा। ओके, तब हम बात करें यदि, तो देखिए ये आपका हम कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CMI, हम इसलिए आपको सब बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे, और इधर आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझिए बेटा, लिखते डेल्टा O ही है, लेकिन डेल्टा O का मान स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में अलग होगा, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में अलग होगा। मेटल सेम हो तो भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तब भी अलग होगा। इसकी बात हम करेंगे फैक्टर इफेक्टिव में, लेकिन आप ओरली ध्यान रखिए। हमारा बेटा D1 जब होगा तो एक हम आपको स्प्लिट करके दिखा दे रहे हैं। पैटर्न यहाँ होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका T2G1 Eg0 इलेक्ट्रॉन पर 1, और CFSE का मान क्या होगा -0.4 डेल्टा O। ठीक है, जब D2 होगा तो बेटा क्या होगा, तो आपका होगा T2G2 Eg0 अनपेयर्ड 2, और CFSE का मान क्या होगा -0.8 डेल्टा O। ओके, आगे बात करते हैं। जब बेटा आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा D3 तो आपका होगा T2G3 Eg0 अनपेयर्ड 3, CFSE का मान कितना होगा बेटा, तब होगा आपका -1.2 डेल्टा O। अब ध्यान रखिए जब D4 होगा, क्योंकि लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो हो गए हैं। यहाँ से समझिए, आपको दिखा दे रहे हैं हम, यहाँ लिखा था, तो क्या होगा, तो क्योंकि पेयरिंग बेटा नहीं होगी तो क्या होगा आपका यह T2G है, यह Eg है, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा, क्योंकि डेल्टा P का मान ज्यादा है डेल्टा O के मान से, या दूसरी बात हम कहें डेल्टा O का मान P से कम है, डेल्टा O यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान पेयरिंग से कम है, इसलिए पेयरिंग नहीं हो पाएगी। कहाँ से जाएगा ये, ऐसा आएगा, तो अनपेयर्ड कितने होगा, अनपेयर्ड हो गए 4, और इसका वो पूछेंगे T2G3 Eg1, और CFSE कितना होगा इसका बेटा, ये होगा आपका -0.6 डेल्टा O। कैसे आया हमें करके दिखा दें आपको, नहीं तो दिक्कत होगी। ये 3 इंटू -0.4 डेल्टा O प्लस 1 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O, इसको सॉल्व करेंगे 3 चौक 12, यानी ये -1.2 डेल्टा O प्लस 0.6 डेल्टा O, तो बेटा कितना आएगा, ये -0.6 डेल्टा O ही तो आएगा। ओके, आगे से हम ऐड करेंगे। जब D5 होगा, पांचवा कहाँ जाएगा भाई, 4 यहाँ होगा, पांचवा यहाँ आएगा, तो आपका होगा T2G3 और Eg2 अनपेयर्ड 5, और CFSE का मान 0, क्या होगा ZeRO 0। ओके बेटा, आगे देखते हैं हम। यदि D6 होगा
तो क्या होगा, तब होगा आपका T2G4 Eg2, क्योंकि भाई पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए, छठा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो T2G4 Eg2 अनपेड कितना हो गया, अनपेड हो गया 4, और CFSE कितना हुआ, CFSE हो गया आपका -0.4 डेल्टा ओ, -0.4 डेल्टा ओ। कॉपी कर लिया, इधर कॉपी हो गया, तो आगे बढ़े हम, तो कॉपी कर लिया सेट का, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या कंडीशन है, वीक फील्ड। तो क्वेश्चन आपको जो मिलेगा उसमें आपको पहले देखना है कि लिगेंड क्या है, क्योंकि वो बताएगा नहीं कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है, आपको पहचानना होगा कि कार्बन डोनर है और नाइट्रोजन डोनर है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसके अलावा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक, D6 तक हो गया, तो D7, तो क्या होगा D7 बेटा, T2G5 Eg2, अनपेड कितना होंगे, अनपेड यहाँ बेटा देखिए, अनपेड आपका हो जाएगा 2 ऊपर 1 नीचे 3, नंबर अनपेड 3, और CFSE का मान कितना होगा, CFSE का मान हो जाएगा आपका -0.8 डेल्टा ओ, -0.8 डेल्टा ओ। करिए देख लीजिए, यदि आप करना चाहें तो। अब करना क्या होगा, 5 इंटू, ये कैसे है बेटा, इस तरह से है, हम आपका ये दिखा दे रहे हैं, 5 इंटू -0.4 डेल्टा ओ प्लस 2 इंटू +0.6 डेल्टा ओ। देखिए बेटा कैसे आएगा, 5 और 20 होगा ये, -2.0 डेल्टा ओ प्लस 1.2 डेल्टा ओ। तो ये करेंगे बेटा आपका, तो -0.8 डेल्टा ओ ही तो आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब D8 होगा तो क्या होगा, तब होगा आपका T2G6 Eg2, अनपेड कितना हो गया, अनपेड हो गया आपका 2, और इसमें CFSE का मान क्या होगा, CFSE का मान होगा -1.2 डेल्टा ओ, -1.2 डेल्टा ओ, और D9 होगा तो आपका होगा T2G2 Eg3, अनपेड कितना बेटा 1, और CFSE का मान कितना होगा, तब CFSE का मान होगा, तब CFSE का मान होगा -0.6 डेल्टा ओ, और जब D10 होगा तो आपका होगा T2G बेटा 6 होगा, T2G6 और Eg4, अनपेड 0, और CFSE भी क्या होगा 0। ये आपने देखा कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या, हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में CFSE वैल्यू कैसे निकाली हमने, अनपेड कैसे निकाला, जब वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे निकाला। तो ये आपको निकालना आना चाहिए बेटा, क्वेश्चन पूछता है, आपको कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा और आपसे पूछेगा उसकी CFSE वैल्यू बताइए, तो आपको लिगेंड पहचानना होगा उसका, उसके बाद आपको उसका कॉन्फिगरेशन निकालना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी सेंटीमीटर आयन की, जिससे आप उसका निकालेंगे कौन कितने डी इलेक्ट्रॉन है, फिर आप उसको स्प्लिट करेंगे और उसकी CFSE वैल्यू बताएंगे। दूसरा नंबर ऑफ एंटीइलेक्ट्रॉन का पूछता है, तो भी आप देखेंगे कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है तो क्या होगा, कितने एंटीइलेक्ट्रॉन होंगे। फिर दूसरा आपका उसका मैग्नेटिक मोमेंटम पूछ सकता है, तो उसका आपको फॉर्मूला बताया क्या, μ = n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, जहाँ पे n क्या है, स्मॉल n आपका है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आज ये लेक्चर यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा लाइक और शेयर करें।